स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच और इस बार हम एनालिसिस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। अभी हाल ही में संसद में डिमांड ऑफ ग्रांट्स पास हुआ है, यानी कि हर मिनिस्ट्री अपनी तरफ से बजट के एंड में एक डिमांड की चिट्ठी सौंपती है सरकार को, और ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स डिस्कशन के बाद पार्लियामेंट से सर्वसम्मति से पास होता है। ये एक पेनल्टीमेट यानी कि आखिरी स्टेज से एक पहला स्टेज है बजट की पूरी प्रक्रिया को खत्म करने का, और ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होता है इन ऑर्डर टू सी कि किस प्रकार से बजट के डिमांड्स पूरे होते हैं या कौन से डिपार्टमेंट्स के ऊपर पार्लियामेंट की खासी पैनी नज़र होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्री हमने सोची, जिसके तहत हम वैसे तो सारे मिनिस्ट्रीज़ की श्रृंखलाओं की वर्णन हम बहुत ही अच्छे से करेंगे, बट जो मिनिस्ट्री हमने सोची जिसे हमें ज़्यादातर तवज्जो देना है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और डिमांड ऑफ ग्रांट्स में सबसे पहले हम इस मिनिस्ट्री के पर्टिकुलर रिसीवेबल्स को देखेंगे कि किस प्रकार से एलोकेशंस हो रही हैं और मिनिस्ट्री में कौन से इम्पॉर्टेंट कदम उठाए हैं इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज आवर डिफेंसेस, और क्या ये मॉडर्नाइजेशन हमारे हिसाब से यानी कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हो रहे हैं इन द फियर ऑफ ट्विन चैलेंज, यानी कि पाकिस्तान और चाइना से हो रहे एक प्रकार की तैयारी, द ट्विन एज्ड वॉर की तैयारी, क्या उस पर हम खरे उतरते हैं कि नहीं। इफ़ यू विल सी द डिफेंस बजट, अगर अपने आप में हम इस डिफेंस बजट को देखें, ये भारत सरकार की सबसे बड़ी बजट रिसीविंग मिनिस्ट्रीज में से एक है। 5,93,538 करोड़ ये अलोकेट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो भारत सरकार के सारे डिफेंस या इवन मैं कहूँ सारे मिनिस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, एक्सपेंडिचर हमारी जो है ये हमें लग रहा है कि अभी भी सबसे ज़्यादा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि भारत सरकार का टोटल 13% एक्सपेंडिचर है, यानी कि केंद्र सरकार का ये टोटल 13% एक्सपेंडिचर है। हम एक्सपेंडिचर माप रहे हैं भारत सरकार की बजट के हिसाब से। स्टूडेंट शुड नॉट कंफ्यूज, समटाइम्स इन सम प्लेसेस एल्स बाकी सारे जगहों पर जीडीपी के हिसाब से भी इसे मापा जाता है, बट यहाँ पर हम बजट एलोकेशन के हिसाब से माप रहे हैं, और बजट एलोकेशन के हिसाब से डिफेंस मिनिस्ट्री को, रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा अलोकेट किया गया है। और यहाँ पर खर्च कौन से हेड्स में होना है वो भी देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो एक्सपेंडिचर विल बी डन ऑन सैलरीज, पेंशंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस, यानी कि वेतन पर, पेंशन पर, यानी कि आपको सेवानिवृत्त होने के बाद सर्विसेज में से जाने के बाद आपको जो पेंशंस मिलती हैं उस पर, और साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन पर, यानी कि आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या खर्चे होने हैं, इन सभी चीज़ों पर ये बजट का टोटल रकम खर्च होना है। नाउ बिफोर आई इवन गो टू द अदर हेड्स, अगर मैं आगे की स्लाइड्स जाने से पहले आपको एक एक्सरसाइज या एक गेस वर्क करने के लिए कहना चाहूँगा, और वो गेस वर्क क्या है कि आप ज़रा गेस करिए कि ज़्यादातर पैसे सरकार सैलरीज पर खर्च करेगी या आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन पर। आप इस बात पे ज़रूर गेस करिए। बिफोर यू कैन इवन गेस दैट, आई वांट यू टू ब्रिंग टू आवर प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली स्टडी IQ की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपके लिए, ताकि आप अपने डिफेंसेस में तैयार रहें। यानी कि आपको अगर 2025 की लड़ाई लड़नी है, इफ़ यू वांट टू गिव 2025 प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू, तो तीनों स्टेज के लिए इस लड़ाई में आपके साथ हम खड़े हैं, पर्टिकुलरली विथ आवर फ्लैगशिप सीरीज और फ्लैगशिप प्रोडक्ट दैट इज प्रीलिम्स टिल इंटरव्यू। और इस प्रोडक्ट में सबसे खास बात यह है कि मेंस की तैयारी आप हमारे साथ करेंगे, राइट? आपने सही सुना, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, जिसके तहत हम अपने प्रीलिम्स में पास हुए स्टूडेंट्स को हमारे कैंपस, दिल्ली कैंपस में बुलाएंगे विदाउट एनी एडेड एक्स्ट्रा कॉस्ट, और रिगरस तरीके से आंसर राइटिंग्स अलॉन्ग विथ क्लासेस, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स की चलेंगी। ये दूसरी बैच है ऑफ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की, यानी कि P2I की ये दूसरी बैच है। और पहली बैच मैं कहूँ तो काफ़ी सक्सेसफुल रही और काफ़ी लोगों ने इसे चूज़ किया।
हम नहीं चाहते कि जो लोग छूट चुके हैं वो पीछे रह जाएं, वो वंचित रह जाएं। सो ऑफ कोर्स हम समझ रहे हैं कि आपकी तैयारी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए फाउंडेशन से लेके अंत तक। यानी कि एक किसी का सपना होता है कि हम सिविल सर्विसेज की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो वहाँ से लेके लिस्ट में पहुंचाने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो आप हमारे साथ करेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फुल फ्लेज्ड कोर्स इन इटसेल्फ, जहां पर हम आपको फाउंडेशन के साथ साथ आंसर राइटिंग, मेंटरशिप और साथ ही साथ मेंस में कैसे अपने आप को फाइनल लिस्ट में ले जाना है, यानी कि इंटरव्यू कॉल के बाद आपका नाम कम से कम वहां पर रहे, रैंक्स के साथ रहे, इसकी तैयारी आप करेंगे, ना ही सिर्फ प्रीलिम्स की, ना ही सिर्फ मेंस की। So understand this is a very golden opportunity for you, but how will you avail this opportunity? By using the code ASHLIVE. देखिए prices are 70,000, but आप जब code use करेंगे you will have a heavy discount, and you can understand this discount is with no added cost when you clear your prelims. तो आप जब prelims clear करते हैं तो उसके बाद हम आपको दिल्ली में बुलाएंगे और साथ में मेंस की तैयारी करेंगे with no added cost. So you can understand this is a big opportunity for you. Please encash that. साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अभी कुछ स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, राइट? और ईपीएफओ की तैयारी में ले पर्टिकुलरली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहा है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू बैच। और आपके लिए अगेन वी हैव बॉट द न्यू पर्टिकुलरली द बैच फॉर यू। 31 मार्च से ये बैच शुरू हो रहे हैं। अगेन दिस इज अगेन द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ईपीएफओ स्टूडेंट्स। सो ईपीएफओ स्टूडेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। यूज द कोड ASHLIVE। आप ASHLIVE कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, एंड अगेन यू कैन ज्वाइन अस। ऑब्वियसली क्लासेस आर गोइंग एट ब्रेक नेक स्पीड। हम जानते हैं कि ईपीएफओ का एग्जाम इसी साल में, सो बिफोर आप एग्जामिनेशंस के साथ या एग्जामिनेशंस की प्रक्रिया में जूझें, उससे पहले आपका स्टैटिक रिवाइज और साथ ही साथ कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज व्हाई वी हैव रेगुलर क्लासेस, 7 days a week क्लासेस मेंटरशिप के साथ। ये सब कुछ आपको ईपीएफओ की बैच में भी मिलता है। सो बिफोर आई नो, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स बहुत सीरियस हैं और प्रीलिम्स भी पास आने वाला है। सो एवरीबडी इज इन प्रिपरेशन मोड। सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट्स छूटे, एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। कम से कम प्राइज आपके लिए कैटेगरी नहीं होनी चाहिए टू सिलेक्ट और टू गेट एलिमिनेटेड, राइट? सो इस चीज़ को हमने आपके लिए सॉल्व किया है। आपको बस कोड अप्लाई करना है एंड यू हैव टू सी योरसेल्फ इन द लिस्ट। बाकी की तैयारी आप और हम मिलकर करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत, उससे ज़्यादा मेहनत हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं, राइट? सो मेहनत से नहीं बचना है, बस आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना है। टेक दिस स्टेप एंड सी द चेंज फॉर योरसेल्फ। ओके, आगे की बात करते हैं विथ आवर रिपोर्ट, यानी कि जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि डिफेंस में ऐसा हो क्या रहा है दैट शुड कंसर्न अस। नाउ इंडिया मिलिट्री में लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। इनफैक्ट इट कम्स इन द टॉप 3 इन द वर्ल्ड, राइट? आर्म्स इंपोर्टर में तो हम सबसे ऊपर हैं, लेकिन मिलिट्री स्पेंडर में हम टॉप 3 में हैं। द अदर 2 आर चाइना एंड यूएस। सो यू कैन इमेजिन कि भारत इतनी बड़ी शक्ति होने के बावजूद स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस ने ये रेकमेंड किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने खर्चे को बढ़ाए, यानी कि मिलिट्री स्पेंड, यानी कि जो मिलिट्री स्पेंड हो रहा है उसे और बढ़ाए। ऐसा क्यों? व्हाई इट हैज टोल्ड सो? जबकि मैं ये बार बार कह रहा हूं और बजट एलोकेशन भी आपको ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है भारत सरकार की तरफ से। फिर भी मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो पार्लियामेंट में काम करती है, वो ये कह रही हैं कि पिछले साल के हिसाब से हमने स्पेंडिंग कम कर दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इनफैक्ट इफ यू सी द एक्सपेक्टेड 2016-17 में 17.8% ऑफ टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाज ऑन डिफेंस, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2023-24 में ये 13% हो गया है। यानी कि 2016-17 में ये ज्यादा था, 17% था सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर का, और अब सिर्फ 13% रह गया है। फिर भी हम सबसे ज्यादा हैं, फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। ये थोड़ी विरोधाभास वाली चीज है। दिस इज एक्चुअली अ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट विच हैज बीन पुट आउट देयर। इतना ही नहीं, इंडिया स्पेंडिंग ऑन डिफेंस हैज बीन कंसिस्टेंटली बीइंग लोअर, और ये धीरे नीचे ही नीचे जा रहा है, धीरे धीरे ये नीचे ही नीचे जा रहा है। इनफैक्ट
ये कहा जा रहा है कि मार्जिनली 2% ऑफ जीडीपी से हम और थोड़ा कम हैं, यानी कि 2% ऑफ जीडीपी हम खर्च कर रहे हैं, ऑफ आवर जीडीपी वी आर स्पेंडिंग इट ऑन डिफेंस, इवन मार्जिनली लोअर देन 2%। ये आंकड़ा चाइना के लिए 2% नहीं है, ये आंकड़ा यूएस के लिए 2% नहीं है, और अगर मैं इसे एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको बताने की कोशिश करूं तो हमारी जीडीपी चाइना की और यूएस की जीडीपी से नीचे है। पर कैपिटा टर्म्स में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट हम जीडीपी के टर्म्स में हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इवन इन द एब्सोल्यूट टर्म्स यूएस और चाइना हमसे ज्यादा स्पेंड करता है अपने जीडीपी के अनुपात में। तो हमें अपनी स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज और बढ़ानी है, ये स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस कह रही है, या हमारे बजट एलोकेशंस भी ये प्रूव कर रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री गेटिंग हाईएस्ट एक्सपेंडिचर्स और हाईएस्ट रेवेन्यू फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, हम पिछले 5 साल के हिसाब से कम ही स्पेंड कर रहे हैं। नाउ अदर देन दिस, ये भी बताया जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है विद दिस डिमांड ऑफ ग्रांट्स कि जितना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मांग रही है उतना उन्हें मिल नहीं रहा है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों और ऐसा हो कैसे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बताती है 15th फाइनेंस कमीशन को कि 9 लाख करोड़ रुपए कैपिटल आउटले के लिए हमें मिला एज अगेंस्ट द आस्किंग ऑफ 17.46 लाख करोड़, यानी कि 17 लाख करोड़ के आसपास मांगा गया इन द टाइम पीरियड 2021 टू 2026। तो 5-6 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें 17 लाख करोड़ की आय मांगी गई कि इतना हमें मिलना चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर कैपिटल आउटले। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड, कैपिटल आउटले इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल आउटले वो खर्च है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने आर्म्स एक्विजिशन के लिए करती है, यानी कि हथियार खरीदने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, और साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। तो या वो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज हो जो हम 5th और 6th जनरेशन पर जाना चाहते हैं, या वो हमारी डीआरडीओ से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सब पे खर्च के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने 17 लाख करोड़ का अनुदान मांगा, जिसके तहत उन्हें 9 लाख करोड़ ही मिला। यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज 48% शॉर्टफॉल। और ये चीज शायद 15th फाइनेंस कमीशन भी बताती है कि एड हॉक मैकेनिज्म से ये जो कमी है, यानी कि इतनी बड़ी जो कमी थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एड हॉक मैकेनिज्म से पूरा कर रही है। और एड हॉक मैकेनिज्म में क्या है? बाय डिलेइंग पेमेंट्स, शायद 1-2-3 महीना पेमेंट्स डिले हो रहे हैं, या पोस्टपोनिंग प्रोक्योरमेंट्स, कि अगर मान लीजिए राफेल का प्रोक्योरमेंट चल रहा है तो वो आपने न्यूज़ सुना होगा कि ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के बीच में चलेगा। ऐसा क्यों? शायद ये भी सोचना एज ए सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट आपके लिए ज़रूरी, कि अगर 3-4 बिलियन की हम डील कर रहे हैं तो वो 3-4 बिलियन 3-4 सालों में क्यों बटा हुआ है? इट्स बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस, और ये लिमिटेशंस, ये कैपिटल आउटले जितना मांगा गया उतना दिया नहीं गया। दूसरी चीज़ जो काफ़ी चौंकाने वाली है, इनफैक्ट मैंने आपको गेस करने के लिए कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या सैलरीज पे खर्चा करती हैं या आर्म्स एम्युनिशंस के एक्विजिशंस पे। मोर देन 50% वी स्पेंड ऑन सैलरीज। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2023-24 के बजट के हिसाब से सैलरीज और पेंशन में 52% खर्चा कर रही हैं। एंड बाय द वे, दिस सैलरी विल नॉट इंक्लूड द सैलरीज ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स या नेशनल कैडेट क्रॉप्स या जॉइंट स्टाफ्स या अग्निपथ के जो नए भर्ती हो रहे हैं, उनकी सैलरीज में भी नहीं जाएगा। यानी कि ये पैरा मिलिट्री फोर्स के सैलरीज को तो हम गिन ही नहीं रहे हैं। जो हमारी सेंट्रल कोर आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, उनकी सैलरीज और पेंशन में हम 52% ऑफ आवर बजट आउटले दे देते हैं। जी हाँ, तो इससे सवाल उठता है कि कैपिटल आउटले, यानी कि आर्म्स खरीदने के लिए या वेपनाइज्ड या मॉडर्नाइजेशन के लिए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कितना बचता है? अगेन दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग फाइंड फॉर अस। वी ऑल्सो हैव जस्ट 30%, बस 30% आपको बचता है फॉर कैपिटल आउटले। ओके, 20% ऑफ आवर बजट वी स्पेंड ऑन पेंशंस। ये जो सैलरी की जो 52% में से, इसमें से 20% हम पेंशन्स पे
दे देते हैं। पर्टिकुलरली ये बताया गया है कि 57,000 अलोन वाज गिवन जब से 1 रैंक 1 पेंशन शामिल हुआ है हमारे आउटलेस में। सो 1 रैंक 1 पेंशन 2015 से जो लागू हो रहा था उसमें अभी तक 57,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। फाइनली स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस अपने रिपोर्ट में यह भी कहती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सैलरीज देना या आर्म्ड फोर्सेस की यातायात में जो चीज़ खर्च हो रही है, रख रखाव में जो चीज़ खर्च हो रही है, जो चीज़ रेगुलर चलने फिरने के लिए यूज या मेंटेनेंस के लिए यूज होती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले का जो रेशियो होना चाहिए वो 60/40 होना चाहिए। यानी कि 40% आप पैसा खर्चा करिए नए आर्म्स को लाने में या मॉडर्नाइजेशन करने में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और 60% खर्चा करिए सैलरीज या रख रखाव में। अभी का ये अनुपात 60/40 नहीं है। एक्चुअली हम 30% या 30 से भी नीचे हैं इन आवर कैपिटल आउटले, यानी कि हम मॉडर्नाइजेशन में 30% भी खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम सैलरीज में खर्चा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ रख रखाव में खर्चा कर रहे हैं, और ये चिंताजनक बात है। अब बात आती है एलोकेशन अमॉन्ग द थ्री सर्विसेज, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री को एक साथ पैसा मिलता है 5.5 लाख 6 लाख करोड़ जो भी हो, लेकिन इनमें से आर्मी को कितना गया, नेवी को कितना गया, एयरफोर्स को कितना गया, ये भी देखने योग्य चीज है। एक्चुअली द किंग इज आर्मी। सबसे ज्यादा वर्कफोर्स 13 लाख के आसपास आर्मी के पास है, तो बजट भी आर्मी के पास ही जाएगा। आप अगेन पाई चार्ट अगर ये देख रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट 60% ऑफ द बजट आउटले गोज टू द आर्मी, उसके बाद नेवी, और उसके बाद एयरफोर्स। तो 20%, ऑलमोस्ट 19% टू द एयरफोर्स, 18% टू द नेवी, और जो बचता है थोड़ा बहुत 1.4% दैट गोज टू द हेडक्वार्टर्स। सो इंटीग्रेटेड सर्विसेज भी हैं, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड भी हैं जो न्यूक्लियर कमांड्स के लिए यूज होते हैं, न्यूक्लियर आर्सेनल्स के लिए यूज होते हैं, जिसको हम स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कहते हैं, उन्हें भी कुछ अलोकेट होता है। सो इन सब को मिला के आप देख सकते हैं कि बजट, मिनिस्ट्री का बजट सबसे ज्यादा आर्मी को दिया जाता है। सो आर्मी हैज द लायंस शेयर। इनफैक्ट एक्सपेंडिचर है 3.4:1:1.2, ये आउटले है, और इसमें सबसे ज्यादा आर्मी को दिया जा रहा है, और आर्मी सबसे ज्यादा पैसा अपने पेंशन्स और सैलरीज पर खर्च कर रही है। लेकिन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू नोटिस कि एयरफोर्स और नेवी को जितना भी पैसा मिल रहा है, 18% हो या 20% हो, उनमें से ज्यादातर एयरफोर्स और नेवी खर्च कर रही है अपने मॉडर्नाइजेशन पर, यानी कि 50% एयरफोर्स और नेवी अपने मॉडर्नाइजेशन पर खर्च कर रही है। लेकिन एक चिंताजनक बात हमारे एयरफोर्स की तरफ से है। एयरफोर्स हमारे लोएस्ट ग्रोथ देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से, यानी कि हमारी जो एयरफोर्स की श्रृंखला है या हमारे जो एयरफोर्स के विमान हैं, उनके मॉडर्नाइजेशन सबसे धीमी गति से हो रहे हैं। कैग की रिपोर्ट ये बताती है कि 2050 तक, इनफैक्ट 2030 तक की भी बात वो कह रहे हैं कि हमारे पास जिस गति से स्क्वाड्रंस रिटायर हो रहे हैं, हमारे पास 30 स्क्वाड्रंस बचेंगे 2030 से लेकर 50 तक, और हमें 2 फ्रंट वॉर झेलने के लिए, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों से वॉर करने के लिए एट अ टाइम किसी भी समय 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत होती है। एक स्क्वाड्रन में ऑलमोस्ट 16 से 18 विमानों की जरूरत है, और ऐसे में हमारे पास अभी जिस गति से हम स्क्वाड्रंस को रिटायर कर रहे हैं, जो हमारे पुराने सुखोई हैं या मिग्स हैं या इवन मिराज हैं, ये जो पुराने रशियन एयरक्राफ्ट्स या रशिया डिपेंडेंट स्क्वाड्रंस हैं, वो हमें रिटायर करने पड़ रहे हैं। और जैसे कि आपने सबने सुना है कि राफेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन राफेल इतनी जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, राइट। सो स्क्वाड्रंस की रिटायरमेंट की गति ज़्यादा है और इंडिक्टमेंट की, यानी कि नए स्क्वाड्रंस के आने की गति कम है, और ये एयरफोर्स को बहुत ही स्लो प्रोसेस में मॉडर्नाइज करने जैसा है। सो कैग इस बारे में बहुत ही संवेदनशीलता से बोलते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, पर्टिकुलरली एस्टिमेट्स कमेटी पार्लियामेंट की ये कह रही है कि सर्विसिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट इज ओनली 60%। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसिबिलिटी? यानी कि एट अ टाइम इंडियन एयरफोर्स के पास मिशन में जाने योग्य कितने परसेंटेज ऑफ देयर फाइटर क्राफ्ट्स हैं,
यानी कि उनके फाइटर क्राफ्ट्स में से कितने प्रतिशत अभी इस समय मिशंस के लिए तैयार हैं। सो दैट इज जस्ट 60%, जबकि ये सर्विसेबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए 70% या उससे भी ज्यादा। यानी कि इस समय अगर हमें युद्ध करना पड़े तो हमारे 60% एयरफोर्स के प्लेन्स ही यूज किए जा सकते हैं। सो दैट मेक्स इंडियन एयरफोर्स अ बिट वीक स्पॉट, जबकि ये देखा गया है इन द मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न गेम्स, इन मॉडर्न वॉरफेयर गेम्स, जहां तक आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी देखेंगे, एयरफोर्स सबसे ज्यादा योग्य चीज होती है वॉर्स जीतने के लिए। फाइनली, मेक इन इंडिया वर्क कर रहा है कि नहीं, ये भी चीज हमें डिमांड ऑफ ग्रांट से पता चलती है और बाहरी रिपोर्ट से पता चलती है। अभी रिसेंटली हमने एक और पॉलिसी वॉच की थी जिसमें हमने ये बताया था कि SIPRI की रिपोर्ट्स आई, यानी कि स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च की रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। जी हाँ, अगर हम वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं और हमारे बाद सऊदी अरेब और कतर का नाम आता है, सो वी आर इंपोर्टिंग अ लॉट मोर। तो हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वाई इज आवर मेक इन इंडिया इन डिफेंस नॉट वर्किंग? हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी पर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे लिए इंपोर्ट का डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। 39% ऑफ आवर कैपिटल एक्विजिशंस इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन वेंडर्स। हमारे सबसे बड़े फॉरेन वेंडर्स आज भी, यानी कि बाहर के जो आज भी फॉरेन वेंडर्स हैं, वो है रशिया। हालांकि रशिया पे डिपेंडेंस हमने कम की है। उसके बाद है फ्रांस, थैंक्स टू राफेल डील, और थर्ड नंबर पर है यूएस की हेजेमनी और रशिया की हेजेमनी को हमें चैलेंज करना है। दैट इज व्हाई वी नीड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। सो एस्टिमेट्स कमिटी भी ये बात बताती है कि फॉरेन कंट्रीज पर, पर्टिकुलरली रशिया जैसे कंट्री पर, अब हमें ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, बिकॉज इट इज गेटिंग स्ट्रैटेजिकली अलाइड टू चाइना। इसीलिए फ्रांस को हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दूसरी चीज, हर न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि एक प्रकार से रेड फ्लैग हो। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट्स का, यानी कि आर्म्स एक्सपोर्ट्स का, उस टारगेट को पूरा कर लिया है। इनफैक्ट दिस ईयर 2023-24 में एक्सपोर्ट्स 35,000 करोड़ का होगा और हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। सो फॉर एग्जांपल, आवर ओन होम ग्रोन तेजस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बनाई हुई, that have been shortlisted by many countries, particularly Botswana, Argentina, Egypt, etc. And we have successfully delivered BrahMos missile to Philippines. $375 million की ये डील 2022 फरवरी में हो चुकी है। So we are also stepping up ahead. हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि ड्रोन्स के मामले में हम अपनी पूरी रिक्वायरमेंट भारत में ही पूरी कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, इजराइल के साथ मिलकर ड्रोन्स इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। पिनाका रॉकेट्स आर वन सच एग्जाम्पल फॉर स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, जहां पर हम टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वी आर मेकिंग श्योर कि डिफेंस की वजह से इंडिया में रोजगार पैदा हो। द डिफेंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज नाउ ग्रोइंग एट 3 लाख करोड़ पर एनम और ये आगे बढ़ता ही रहेगा। 75% अटेंडेंस या 75% प्राइवेट कंपनीज अब भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग दे रही है। हमारे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ चले हैं। दैट इज इंक्रीजिंग द आउटपुट। तो ये सारी कुछ और सक्सेस स्टोरीज हैं जो भारतीय डिफेंस को एक नया आयाम दे रही हैं। बट साथ ही साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज मेनी अदर committees and recommendations have been told about Indian defense system, कि हमें अपने आर्मी को, नेवी को लीन एंड थिन करना है, यानी कि ज़्यादा बल्कि पेंशन्स और सैलरीज को कम कर कर कैपिटल आउटले को बढ़ाना है, ताकि वी विल रिमेन ऑलवेज स्टेल्थी एंड हेल्दी एज एन आर्म्ड फोर्सेस। सो आई होप आपको ये हमारा संक्षिप्त वर्णन ऑफ डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स अच्छा लगा होगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस। ऐसे ही डिमांड ऑफ ग्रांट्स की एनालिसिस हम दूसरे मिनिस्ट्रीज की भी करेंगे और ये श्रृंखला पॉलिसी वॉच में चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। माय नेम इज आशीष। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।